बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना है। मौला अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, और अफ़गानिस्तान ने भी वही किया कि हमने उस पर मुतादिद बार हर अदवार में एहसान किए, हम उसके शर से न बच सके। उन्होंने शर फैलाया, रात के अंधेरे में कल रात हमला किया, न सिर्फ बाजोड़ बल्कि चित्राल, हर जहाँ जहाँ पे बॉर्डर एरियाज से रात के अंधेरे में उन्होंने हम पर ऑपरेशन करना चाहा। हमारे बॉर्डर के अंदर अपने फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान के पलीत लोगों को घुसाना चाहा। लेकिन क्या कहिए कि हम वक्त तैयार थे, हमारे एयरफोर्स के ड्रोन तैयार थे जो कि रात के अंधेरे में भी देख सकते थे कि आप कैसे हमारी सरहदों में अंदर आना चाह रहे हैं। तो आपका हमने कला कमा किया। 23 फौजी जवान जाम शहादत नोश कर गए। 200 से ज़्यादा लानतियों को हमने वासिले जहन्नुम किया। और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखेगा उसका हशर भी यही होगा। और अफ़गानिस्तान जो कि माजी में हमें पड़ोसी कहता आया है, माजी में हमें अच्छा पड़ोसी कहता है, माजी में हमें अपना खैरख्वाह कहता है, फिर क्या हुआ कि सऊदी यूनियन से लेके, रशिया से लेके, अमेरिका से लेके हर अदवार में पाकिस्तान ने मदद की उनकी आज़ादी के लिए, उनकी अखलाकियाती हर तरह से हेल्प करते हुए। हमने 30 लाख से ज़्यादा अफ़गानियों का बोझ लिया, फिर भी अफ़गानिस्तान उस सांप की तरह हमें डस रहा है कि जिसको हमने दूध पिलाया। लेकिन अब ख़त्म। तलाल चौधरी ने भी ये कहा है कि अब जो अफ़गानी को सहूलतकारी करेगा वो भी जेल में जाएगा। अब ये कब तक हम ये सहते रहेंगे, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची शहर में जो कि FBR की वजह से हमारे ताजर बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, न सिर्फ कराची बल्कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद कुछ FPCCI ने एलामिया भी जारी किया कि ताजरों को पर्चियाँ मौसूल हो रही हैं भत्ते की, ताजरों में बड़ा खौफ व हरास है। उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की मैशत से लेके दहशतगर्दी की इस लहर पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। अब सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद दरबार मुल्की सहाफ़त के देखें, सैयद असलम परवेज़ सर, खुश आमदीद आपको। उनके साथ सर मारूफ ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी पाकिस्तान की मैशत पर बड़ी अच्छी ग्रिप है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बेबाक गुफ्तगू करते हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शेख हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। सर खुश आमदीद आपको शेख हबीब साहब। शेख हबीब साहब, पहले ज़रा ये पलीत बेशरम, मेरे पास मतलब गैर पार्लिमानी अल्फाज से मैं गुरेज कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया हमें देख रही है। मैं पहले आपको एक शॉट दिखा दूँ किस तरह हमने इनको वासिल जहन्नुम किया है, वो देखें, फिर मैं आपके पास आता हूं। चलाएं जी प्रोड्यूसर साहब। कट कर दो। आपने देखा कि किस तरह हमने उनको वासिल जहन्नुम पहुंचाया। 20 से ज़्यादा चौकियों पर, उनकी चौकियों पर जाके हमने पाकिस्तान का सब जलाली परचम लहरा दिया। शेख साहब कैसे देखते हैं ये जो दहशत गर्द हैं, ये हर दौर में हमला हवर होते हैं लेकिन हर दौर में मुंह की खाते हैं।
बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि ये हमारा बिरादर मुल्क है मुसलमान। दूसरी बात ये कि अरसा 40 साल से हम इन्हें सपोर्ट करते आ रहे हैं और बिलखुसूस हमने अपने हिस्से का हाँ पानी खाना जो मैसर किया, इन्हें अपने साथ मेहमान नवाजी में इज्जत दी और 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह रहे और बिजनेस के अंदर भी आज मौजूद हैं। तो हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अफसोस कि इस वक्त ऐसा काम किया इन्होंने कि इंडिया की गोद में जाके बैठ के और ऐसे टाइम पे आप ये काम कर रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जबकि पूरी दुनिया हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे हमें फ़ख्र है कि हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हमारी फ़ौज ने दिखा दिया पिछले दिनों कि हम चाहते तो उससे बहुत बड़ा नुकसान दिखा सकते थे। हाँ। लेकिन हमने इंसानी हमदर्दी के बनिस्बत हमने ये कोशिश की कि उनका 70% हिस्सा भारत का जो है ना वो ब्लॉक कर दिया अंधेरे के अंदर। हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम एक एटमी कुव्वत होते हुए हम नहीं चाह रहे थे कि किसी के साथ इतना बड़ा हो जाए वाक़या कि हमने उनको सबक इतना सिखा दिया कि वो आइंदा इस बात का एहसास करे और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज चला जाए कि एक एटमी सुपर पावर तक मुल्क जो है वो चाहता तो 70% जो है वो उस पर काबिज था। हम चाहते तो उसका आधे से ज़्यादा भारत को जो है वो निशाना बना सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया जिन जगहों पे उनके जवान थे, उन जगहों पे निशाना बनाया जहाँ चौकी थी। जनरल पब्लिक को हमने नुकसान नहीं बिल्कुल नहीं। और इसी तरह कल भी यही वाक़या हुआ है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मकसद ये वाक़या हुआ है वहाँ आप देखें कि तमाम उन चौकियों को, उन जगहों को नुकसान पहुँचाया जिन जगहों से फायरिंग की गई, जहाँ से स्टार्ट किया गया। तो मुझे अफसोस होता है कि हमारे भाई हैं, हमारे साथ बैठे में 40 साल हमने इन्हें अपने साथ रखा है, अपने जिगर के साथ रखा है। हम तो अपना बाजू समझते थे, लेकिन आज बिजनेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की बड़ी शर्मशार हो रही है इस वक्त कि बिजनेस कम्युनिटी सोचने पे मजबूर हो गई कि हमने जिनको अपने साथ अपना भाई सीने से लगा के रखा, आज वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात की। और अगर आ गए दिलबर लाइन पर तो प्रोड्यूसर साहब मुझे ज़रा बताइएगा, क्या दिलबर आप लाइन पर मौजूद हैं? गालबन दिलबर शायद लाइन पर मौजूद नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? और 20 से ज़्यादा चौकियां हमने उनकी अपना झंडा लहरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारे मुमलकत पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी का मुकाम कि एक और हमारा आस्तीन का सांप नज़रों के सामने खुल के आ गया कि जिसकी हमने परवरिश की, जिसको हम कहते हैं ना हमने दूध पिलाया 40 साल। जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि हमने यकीनन हमने उनकी आबियारी ऐसी की जो महाजरीन उनके वहाँ से चल के आए हमारे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने अपनी सरहदें खोल दी उनके लिए कि नहीं, इन महाजरीन की, ये मुसलमान है, ये मुस्लिम मालिक है, हम इनकी हिफाजत करेंगे और इनका रखरखाव, इनके औलादों को, बच्चों को हम तालीम भी देंगे और कारोबार भी देंगे और सब कुछ करेंगे। और वो सब कुछ किया हमने उनके साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी आपने हज़रत अली का कौल पढ़ा था कि यकीनन उसी हवाले से हम दुश्मन की हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि आस्तीन का सांप कैसा होता है। तो मैं सबसे पहले तो फील्ड मार्शल मुनीर सैयद मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ और पाकिस्तानी अफवाज को सलाम पेश करता हूँ, और उसके बाद जो मेरे शोहदा जो शहीद हुए, मेरे मुजाहिदीन जो मेरे फौजी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट, दिलबर ने हमें ज्वाइन किया। दिलबर खान ने, आप पाक अफगान चमन बॉर्डर की सूरत हाल बताएंगे। सर खुश आमद कहेंगे दिलबर खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। दिलबर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त, चूंकि आप वहाँ मौजूद हैं, कुछ बताइएगा। और वहाँ पे रैलियाँ भी निकाली गई पाकिस्तान के हक में। जी बिल्कुल, सुबह ही जब बॉर्डर की इतला मिली है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की सिक्योरिटी खदशात के वजह से जो चमन पाक अफगान बॉर्डर था वो आज मुकम्मल तौर पर सिल रहा है। न इम्पोर्ट रहा, न एक्सपोर्ट रहा, न वहाँ पे जो अफगान माजरीन है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जिसकी वतन वापसी के जो सिलसिला है वो चमन के रास्ते अफगानिस्तान जाता है, वो भी आज रुक गया है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में जो अफगान बाशिंदे हैं वो चमन में फंस कर रह गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे हम अफगान माजरीन की कवरेज करने पे मसरूफ थे, तो इस वक्त पाकिस्तान के जो एयर जट है वहाँ पे जो बिल्कुल चमन के करीब है, वहाँ पे जो अफगानिस्तान की जो फोर्ट है,
जो चेक पोस्टें हैं इस पर जेट के जरिए इस पर बमबारी की गई है, जिससे मुकम्मल तौर पर जो कई चेक पोस्ट थी उसको तबाह कर दिया गया है, जिसकी जो तबाहशुदा जिसकी दुआ निकल रहे थे वो भी कैमरे की आंख में महफूज हो गई है। जबकि वहां पर अब तक जो अफगान हुकूमत की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया हुआ है, उसको खामोश कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो अफगान हजारों की तादाद में अफगान महाजिरीन फंसे हुए, एक दिल्ली की इंतजामिया की जानिब एक होल्डिंग कैंप भी कायम कर दी गई, जिसमें अफगान महाजिरीन है या पे चमन में आ जाते तो इसको बाकायदा बायोमेट्रिक्स के करने के बाद अफगानिस्तान भेजा जाता है। तो आज बिल्कुल जो होल्डिंग कैंप था मुकम्मल भरा हुआ था अफगान महाजिरीन पे। तो सिक्योरिटी खदशात और जड़पे शदीद कशीदगी की वजह से जो अफगान फंसे हुए अफगान महाजिरीन थे वो भी अफगानिस्तान नहीं जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दिलबर खान ने वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह किया। शेख साहब, हल क्या इनका हल कुछ नहीं है, बस अब वही है जिस तरह चीफ ने कहा था कि बस बहुत हो गया। अब जो यहाँ पे अगर कोई बच्चा कुछ है उनको भी आप निकालें यहाँ से, गरक करें, बस बहुत हमने कर लिया। देखिए, बात ये कहने का कि हम कभी नहीं चाहते पाकिस्तानी इस बात को, क्योंकि हमने उनके साथ एक वक्त गुजार दिया और एक इतना बड़ा काम कर दिया कि ऐसा 40 साल में हमने ये फ़र्क ही महसूस नहीं किया कि ये अफगान है या खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है या सिंध से ताल्लुक़ है या पंजाब से ताल्लुक़ है। हमने तो सबको मिल के चाहा कि ये सब हमारे भाई हैं। लेकिन अफसोस इस बात का ये हो रहा है कि इन्हें सब कुछ नज़र आ रहा है कि दुश्मन क्या करना चाह रहा है। आप दुश्मन को अगर अपनी गोद पे बिठा के और अगर अपने भाइयों के ऊपर आप चढ़ाई करेंगे तो फिर हर मुल्क अपना दिफा करने के लिए तो बैठा है ना जनाब। तो बात ये कहने का है कि हमारी तो बिजनेस कम्युनिटी की कभी ख्वाहिश नहीं थी कि अफगान महाजरीन जो है वो यहाँ से लौटे अपने मुल्क के लिए। लेकिन बात ये कहने का है कि जब इस तरह के वाकयात होंगे हाँ, लम्हा फिक्री है। और मरकजी रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है अरबाब खिजर हयात ने, PMLN से आपका ताल्लुक। सर खुश आमदीद कहेंगे अरबाब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अरबाब साहब, मेरा तो सर शर्म से झुक गया कि हमने इन पर एहसान किया था और ये बेशरम रात के अंधेरे में घुसे फितनाल ख्वारिज और ये हिंदुस्तान के नाजायज बच्चे, लेकिन हमने इनको वासिल जहन्नुम पहुंचा दिया। 200 से ज्यादा लोग हमने इनके मार दिए, दहशतगर्द। ये तो लाशें उठाने भी नहीं आ रहे, इतने बुज़दिल हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक ये हम तो हमेशा अफगानिस्तान को हमने 40 साल अपने दिलों में जगह दी थी, अपनी रोटी जो है नवाला उनके साथ तकसीम किया था और उसके बावजूद भी इन्होंने जो गुज़श्ता रात हम पे हमले किए थे, हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब करें, लेकिन जब इन्होंने वो हद क्रॉस कर दी और इनके साथ हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द थे वो सब इनके साथ शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान पर जब हमारे बॉर्डर्स पर हमले किए तो उसके बाद हमारे सब्र का पैमाना खत्म हो गया और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान वो हरकत में आ गई और हमने फिर उनका वो हाल कर दिया जो हमने हिंदुस्तान का किया था। हिंदुस्तान को भी हमने वो सबक सिखाया है कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखने की जरूरत भी नहीं कर सकते हैं। वही काम हमने अभी इनको सॉरी अरबाब साहब, आपको नहीं लगता कि वो अमीर मुत्तकी वहां गए भारत दौरे पर और वहां पे उनको कुछ एम्बुलेंसें मिली और वो एम्बुलेंसें तो हमारे यहाँ वो जफर अब्बास हो गए, अफजल चामड़िया हो गए, बशीर फारूकी हो गए, ये तो हमारे जो समाजी लोग हैं वो भी एम्बुलेंसें दे देते हैं। उनकी इस प्रॉक्सी बनकर अपने हमसाये मुल्क पर हमलावर हुआ और फिर मुंह की खानी पड़ी और इतलात ये हैं कि अब वो माफी की भीख मांग रहा है, सफेद झंडे लहरा रहा है, लेकिन हमने कहा नहीं, शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के वजीर खारिजा हिंदुस्तान में है और ऐसे वक्त पे जो है अफगानिस्तान से हम पे हमले हुए, तो इससे देखिए ना कि इससे तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तमाम जो सब कुछ हुआ है इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है। जबकि इससे पहले भी कई मरतबा हमने बाकायदा सबूत फराहम किए हैं हिंदुस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी कि अफगानिस्तान की जमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हमने बार बार इनको तंदीद की कि आप इन जो आपके मुल्क में जो दहशतगर्द वो पल रहे हैं, जो हिंदुस्तान के दहशतगर्द है वो वहाँ पे पल रहे हैं, तो आप इन्हें अपने मुल्क से निकाल दे। यहाँ तक कि हमारे वजीर खारिजा और नायब वजीर आज़म इसाक डार साहब 2-3 मरतबा चले गए, जो अफगानिस्तान के लिए हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है सादिक खान साहब, वो भी कई मरतबा गए, उनको समझाया बार बार।
मिनिस्टर साहब ने भी उनको कई मरतबा समझाया कि आप अपनी जमीन से दहशत गर्दों का खात्मा कर दे, और अगर आपकी जमीन बार बार हमें टारगेट करेगी आपकी जमीन से तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हमने दिल बहुत बड़ा रखा था, और उस लेकिन जब कल परसों से जो उन्होंने पहले जो हम पे हमले किए, तो फिर उसके बाद तो उनको यानी एक कोई किसी किस्म का मौका देना भी वो था। तो इसलिए हुकूमत हरकत पे आ गई और उन्होंने उनका वो हाल कर दिया कि अब वो झंडे लहरा रहे हैं सफेद कि हमें माफी चाहिए, हमें माफ कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि जब तक एक ही दहशतगर्द अफगानिस्तान में जिंदा है तब तक हम आपको जहन्नुम वासिल करते रहेंगे। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया अरबाब खिजर रैस साहब, हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ दिया। PML से आपका ताल्लुक है। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त में ज्वाइन किया स्ट्रेटेजी एनालिस्ट और पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा बेहतरीन तजिया देते हैं और हमारे तो सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, डॉक्टर हुसैन थेबो साहब ने ज्वाइन किया है। सर खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बेशर्मी और गैर पार्लिमानी अल्फाज से मैं तो गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने हरकत की है, ये फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने, इन अफगानियों ने नमक हरामी की तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, रात के अंधेरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमने 200 से ज़्यादा इन जहन्नुमी कुत्तों को वासिल जहन्नुम पहुंचाया। क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि हिंदुस्तान ने पहले मई के महीने में भी ये कोशिश की कि किसी तरह से ये जो नरेंद्र मोदी की आने वाली बिहार की इलेक्शन है वो उसमें सुरखरू करे, और उसका एक ही स्लोगन होता है पाकिस्तान पाकिस्तान, ISI, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो आएंगे और खा जाएंगे हिंदुस्तान को और दिल्ली के ऊपर झंडा लगा देंगे, वो इस तरह से डरा रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से वो आई टू आई, बाल टू बाल आई, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से शिकस्त हुई, और जिस शिकस्त को दुनिया ने तस्लीम किया और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कह के उनकी मुंह पे कालक माली, तो उसके बाद उनके पास ये तो हिम्मत रही नहीं, ना तो उनकी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करें, और एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है उसने तो कैटेगरिकली ये मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ ही नहीं सकते, हमारी ये कैपेसिटी नहीं है, हमारी ये कैपेबिलिटी नहीं है। वही बनाते देखा जैसे वो थेबो साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सिग्नल इशू है, अगर आप जगह तब्दील करें। जी ठीक, मैं जगह चेंज करता हूँ जी। आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है जी? जी अब बेहतर है, अब बेहतर है। अच्छा, तो बात यह है कि वो बलूचिस्तान में आपने देखा कि वो किस तरह से उन्होंने वहां पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म किए, अपने पालतू कुत्ते पाले जिन्होंने हमारे ट्रेन पे हमला किया। फिर अब उनकी पाकिस्तान के साथ तो ये हिम्मत है ही नहीं कि वो जंग लड़ सकें, तो इन्होंने फिर ये अफगानिस्तान प्रॉक्सीज को यूज किया। आपने देखा उनके एक मिनिस्टर जो है वो उस काबुल से जाके दिल्ली में जाके बैठ गए और वहां से जाके उन्होंने ये हरकत की, और वो ये समझ रहे थे कि शायद हम इस तरह से कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी रही है, हुकूमत PTI की हो, PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, स्टेट पॉलिसी ये है कि हमने रीजन डेवलप करने हैं, रीजन में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है, और एक तरफ हिंदुस्तान है जिसके जितने भी बॉर्डर पे ममालिक हैं उसका सबके साथ किसी न किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो बांग्लादेश हो, वो चाइना हो, सबके साथ उसकी लड़ाई होती है। उनके एसेंस में नरेंद्र मोदी ने ये डाल दिया है कि ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है इसमें सुप्रीमेसी है, हमारी सबसे सुप्रीम है, तो लिहाजा हमने सबके साथ लड़ना है, झगड़ना है। इसके तहत ये अफगानियों ने कल ये हरकत की। आपने देखा अगर 15 अगस्त 2021 से पहले देखें तो इनके 6 मिशन थे, एक काउंसलेट था, एक एम्बेसी थी, जबकि उनके टोटल 1400 लोग उस वक्त भी अफगानिस्तान में रहते थे। वो सारे के सारे वहां बैठ के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते थे। पाकिस्तान ने कोशिश की कि उनको खत्म करने के लिए वो उनकी जो वहां पे मिशन थे, उनकी जो एम्बेसी थी, उनकी जो काउंसलेट थे, खत्म किया।
लेकिन वो फिर उन्होंने उनको पैसे देके, लालच देके ये किया। लेकिन पाकिस्तान की ये कैपेसिटी है, पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी है, ये अफगानिस्तान तो कुछ बेचता ही नहीं है। मैं आपको दूसरी एक बात बताऊं, एक मिथ लोग ये बात करते हैं हमेशा कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसको किसी ने शिकस्त। मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो थे वो साहब, वो अमीर मुत्तकी की स्टेटमेंट चल रहे हैं कि हमें सऊदी यूनियन समझा जाए, हमें सऊदीयत यूनियन, या हमें रशिया से सबक लें आप लोग, अमेरिका से सबक लें आप लोग, हमें तड़ियां लगाई जा रही हैं। तो उनको जरा बताएं कि हम कुछ और हैं। सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान में सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, सिकंदर आजम जिसको हम कहते हैं, उसने अफगानिस्तान के काबुल का तहस नहस करके उसकी ईंट से ईंट बजा के वहां शादियां की, वहां बच्चे पैदा किए, वहां से चले गए। ठीक, उसके बाद आप जिसका नाम ले लें, वो चाहे यहाँ पे यूरोपियन आए, उन्होंने इनको मारा, उसके बाद सोवियत यूनियन आए, हमने जाके बचाया। हाँ। अगर सोवियत यूनियन को किसी ने ब्रेक डाउन किया है तो वो किसने किया है? वो ऐसा ही नहीं किया, वो दुनिया को पता है। हाँ। उसके बाद अमेरिका ने आपकी ईंट से ईंट बजा के रख दी। ये कौन सी मिथ है? आपका बचा क्या पहाड़ों के अलावा? और क्या बचा है आपके पास? एग्रीड। उसने सारा कुछ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जितने भी चीजें थी, सारी की सारी आपकी तबाह बर्बाद करके रख दी। उसके बाद पाकिस्तान ने हेल्प की, जो मैं आप इससे पहले बात कर रहा था कि 15 अगस्त 2021 के बाद, तो 15 अगस्त में किसने हेल्प की? हमने हेल्प की, इनको हमने रेस्क्यू किया। उसके बावजूद उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हुई पाकिस्तान से? उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि जो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने अंडरस्टिमेट किया गुप्त और बैड तालिबान में। तो ये तो सारे एक ही है, जबकि इनसे हमारी कंप्लीट ये कंसेंसस हुई, ये एग्रीमेंट हुई कि ये जो कुन्नड़ में टीटीपी के गुंडे बदमाश बैठे हुए हैं ना, इनको आपने एलिमिनेट करना है, यहाँ पाकिस्तान के हवाले करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस वक्त के, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कोई बात नहीं मानी, पाकिस्तान ने रेगुलराइज करने की बात की, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। पाकिस्तान ने 2610 किलोमीटर का ये लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड दुनिया का बॉर्डर है, उसको पाकिस्तान ने फेंसिंग की। इन्होंने उस फेंसिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने कल जबरदस्त किस्म का एक्शन किया है और इनकी ईंट से ईंट बजा के रख दी है। इनको नानी याद आ जाएगी और इनके जो अब्बू जान जो हिंदुस्तान है ना, उनको भी लग पड़ गया कि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करना हमारे लिए, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हुसैन थेबो साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। और चूँकि चेयरमैन कराची सिंताज रिताद हबीब साहब मौजूद है, और फिर न सिर्फ आप बल्कि मुतादिद बिजनेसमैन को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बड़ी शिकायत हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। उन मैसेजेस को धमकी की तरह लिया जा रहा है। शेख साहब ऐसे ही है, कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं? हाँ, वो तो सिलसिला चल रहा है अपनी जगह पे। असल सिलसिला ये है कि आप अगर 2022 की वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं, भी 2025 के अंदर जो शाया हुई है, उसमें पाकिस्तान के अंदर 7.5 से 8% शराय गुर्बत, यानी कि आप नीचे आ गए हैं। और आप ये देखें कि हम ये मुसलसल पूरे पाकिस्तान का जो ताजिर है वो इस बात को कह रहा है कि माशी बहरान है, कारोबार नहीं है, आप टैक्स को जो कलेक्ट है उसका तरीक़ेकार दुरुस्त और सही करें। लेकिन इनकी टीमें समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या मामलात हैं। मैं मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का भी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, जो कि चारों सूबों की नुमाइंदगी अलहम्दुलिल्लाह करते हैं। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर लाइन से भी मेरे ताल्लुक में उसका चेयरमैन हूँ, और कराची से ताजदार का चेयरमैन बिल्कुल मैं अलहम्दुलिल्लाह बिल्कुल हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुसलसल हमारे इनसे मीटिंग्स होती हैं, ABR में भी होती है, कराची में भी होती है, इस्लामाबाद में भी हम करते हैं। अब आप देखें जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बात कह रही है ना, हम नहीं कह रही है, हम तो पिछले 3 साल से 4 साल से चीख ही रहे। बिजनेस कैबिनेट तो कह ही रही है इस बात को ना कि भाई ताजिर मर गया, आवाम पिस गई। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस वक्त बेहद तकलीफ के अंदर है, और बिलखुसूस कराची शहर वो है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं और सिंध का दारुल खिलाफ है। 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर है जिसे हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। हमारी बदकिस्मती है, हर सियासी जमात, ठीक है, हर सियासी जमात इसे ऑन तो करती है, इसकी दावेदार भी बनती है, लेकिन अमली नहीं है। अमली जामा कोई पहनाने के लिए तैयार नहीं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं हैदर साहब लाइन पे। हैदर साहब खुश आमदीद कहीं शो में।
क्या आप लाइन पर मौजूद हैं हैदर हयात साहब? जी जी बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। हैदर हयात साहब, वो मौला अली का मुझे कॉल याद आया गया जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। इन फितनल हिंदुस्तान और ये अफगानी जो घुसे हैं रात की तारीकी में, इनको लगा कि हम लोग शायद सो रहे हैं, लेकिन इनको नानी याद दिला दी। अब इनके वो जो अबू जान हैं, अब उसको भी लग पता गया कि इतना आसान नहीं है। 200 जो इनके लोग थे, दहशतगर्द थे, उनको वासिल जहन्नुम पहुंचाया। मैं चाहूंगा जरा इस पर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। देखिए ये बात दुरुस्त है कि इसके ऊपर एहसान करो उसकी शर्त से बिल्कुल बचना चाहिए। और हम लोगों ने 4 दहाइयों तक जो है वो अफगान तालिबान को, अफगानियों को होस्ट किया पाकिस्तान में, और कई कई नस्लें उनकी यहाँ पर पैदा हुई हैं, फिर बड़ी हुई हैं। तो उसके बाद असूलन तो ये होना चाहिए था कि उनमें एक ऐसा एलिमेंट होता पाकिस्तान को लेकर कि वो पाकिस्तान के एहसानमंद होते और उनको इस चीज़ का एहसास होता कि पाकिस्तान जो कोई बहुत मजबूत माशी ताकत नहीं है, जो एक कमज़ोर जिसकी मईशत है, जिसकी मईशत का बुरा हाल है, जहाँ पर और बड़े मसाइल हैं जिनमें उनका बड़ा किरदार है अफगानियों का। तो उनको चाहिए था कि वो उनका जो एक जनरल एक एलिमेंट होता है, उससे ज़्यादा उनके अंदर पाकिस्तान को लेकर एक एहसास का और एहसानमंदी का एलिमेंट होना चाहिए था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की आवाम के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा हो रही है, उसकी कोई वजह हमें समझ में नहीं आ रही। और आप ये देखिए कि इसका हम लोग जो सारा देखते हैं मनाजिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट मैच में, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो माहौल इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच में होता था, उससे ज्यादा एग्रेशन हमें अफगानी क्राउड के अंदर दिखाई देता है। तो ये अप्रोच ग्रेजुअली डेवलप हुई है अफगानिस्तान में, और यकीनी तौर में इस अप्रोच के पीछे भारत है। आपको इस चीज का बखूबी इल्म होगा कि जिस वक्त अशरफ गनी अफगानिस्तान में बरतर इक़्तिदार था, और उस वक्त भारत जो है उसने अरबों डॉलर्स जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। सही। और उस इन्वेस्टमेंट की आड़ में वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं, वहां पे अफगानियों को की उनकी गुर्बत का जो है वो फायदा उठाते हुए उनको पाकिस्तान के खिलाफ उनकी ब्रेन वॉशिंग की है और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। आज बुनियादी तौर पर मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिर्फ ये है। इसके अलावा जो मसाइल हैं वो आसानी से हल हो सकते हैं, लेकिन ये वो मसला है जो इसके अंदर अफगान अवाम के अंदर भी प्रिवेल कर चुका है कि वो पाकिस्तान को लेकर जो है वो उस सेंटिमेंट की तरफ नहीं आ रहे जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर अफगानिस्तान की अवाम को लेकर है। सेकेंडली, जो करंट अफगान लीडरशिप है, जो अफगान तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, ये जिस वक्त दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ, उस वक्त उन्होंने इस एग्रीमेंट में लिखा था कि वो इसको मेक श्योर करेंगे कि अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अफगान सरजमीन इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस चीज का अंदाजा है अफगान तालिबान को, लेकिन बावजूद इसके कि पाकिस्तान उनको बार बार इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है उनके साथ, उनको बता रहा है कि कौन कौन सी जगह पर भारतीय जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अभी भी जो मेरे पास इत्तलात है कि 60 के करीब ट्रेनिंग कैंप्स इस वक्त अफगानिस्तान में है, जहां पर इंडियन प्रॉक्सीज को जो है वो ट्रेन किया जाता है और फिर वो पाकिस्तान में आकर जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। तो पाकिस्तान तो मल्टीपल टाइम्स उनको बता चुका है कि भाई ये जगह है, यहाँ पर कार्रवाई करो, इधर से लोग आपके आ रहे हैं तो आप इसके खिलाफ कुछ करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 साल में अफगान तालिबान, अफगान हुकूमत वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अब अफगान जो करंट इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मौजूद हैं, कोई एक ग्रुप नहीं है जो इस वक्त जो है वो बरसर इक़्तिदार है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। उनमें बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और उनमें से मेरे कई से मेरी आज भी इनफैक्ट गुफ्तगू हुई है और वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें ऐसे फ्रैक्शंस भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान को लेकर जिनके अंदर जो है वो शायद नफरत भरी हुई है, तो इस तरह की जो है वो मामला यहाँ तक पहुंचे। और अभी ये जो टाइमिंग है ये इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि 1 अक्टूबर के महीने में बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी हो सकती है। तो ऐसे में अफगानिस्तान ने जो ईस्टर्न बेल्ट खोल दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उस वक्त जब अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी,
वो भारत में मौजूद है। ऐसा ही है। तो ये एक बड़ा एक कंसर्निंग चीज थी पाकिस्तान के लिए। फिर वहां पे जो अमीर खान मुत्तकी और जयशंकर जो भारतीय वज़ीर खारजा हैं, उनकी मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है, उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर ठीक वो जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को इंडियन टेरिटरी के तौर पर उस जॉइंट स्टेटमेंट में जो है वो डिक्लेयर करते हैं। उसके ऊपर अफगान तालिबान ने अपना, अगर उनकी वो पोजीशन वो नहीं है तो उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। पाकिस्तान का एक बड़ा कंसर्न था। फिर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ये महाज खोला, तो उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने देना था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस मरतबा पाकिस्तान ने सिर्फ अफगान फोर्सेस को जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने फिर करीबी इलाकों में जितने भी जो फेडरल हिंदुस्तान के जो टेरर कैंप्स मौजूद थे, फिर पाकिस्तान ने उनको भी टारगेट किया है। ये जो तुर्कों का नंबर अभी सामने आया है, जिन लोगों को जहन्नुम वासिल किया है, ये अफगान फोर्सेस के लोग इसमें शामिल नहीं है। ये फेडरल हिंदुस्तान के वो दहशतगर्द हैं जिनको पाकिस्तान ने जो है वो कल रात जहन्नुम वासिल किया है, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने। और इसमें हमारे 23 बहादुर जवान जो है उन्होंने जामे शहादत भी किया है। हम सब उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। ये आसान चीज नहीं होती अपनी जान को हथेली पर रखकर आप जो है वो महाज पर खड़े हो, लेकिन वो डटे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भरपूर जो है वो जवाब दिया है। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पे सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो खत्म उसी सूरत में होगा अगर अफगान तालिबान इस चीज को सीरियसली लेंगे कि उनके मुल्क से, उनकी जमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और उसको उन्होंने रोकना है। अगर वो नहीं रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान अब जो है वो हतमी तौर पर उनको जवाब देगा कि भाई इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हैदर साहब। और शेख हबीब साहब, आप बता रहे थे कि कोई पार्टी ओन नहीं कर रही, तो कौन ऑन कर रहा है? सिंध हुकूमत बैठी हुई ना 17 साल से, आप इनको खतो किताबत करें। जी, आप क्या समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी इस पे कोई बात नहीं करती होगी? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बात करती है। तो आपकी बात ना सुनने की वजह? सर, बात ना सुनने की वजह तो आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप लोगों की धड़ाबंदी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। देखिए, धड़ाबंदी ताजिरों के अंदर ऐसा है नहीं। लेकिन चलेगा 2 मिनट के लिए आपकी बात को भी बड़ा कर देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो आवाज वो कर रहे हैं कि जो आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना कि 2022 से वो रिपोर्ट दे रहा है और 2025 में रिपोर्ट शाया कर रहा है 8%। तो आप कोई मामूली बात है ये? तो आपका मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा है? आपके पास से बिजनेसमैन ग्रोथ करने के बजाय बिजनेस कम्युनिटी के लोग कारोबार को लिपेट के, अच्छा बिजनेसमैन है वो यहाँ से वापसी रवाना हो रहा है। हमें रोजाना दिखाया जाता है आज फला वक्त आ रहा है, आज फला वक्त आ रहा है, हो कुछ ना। असल चीज़ तो ये है कि लोगों के लेटर चल रहे हैं, बाकायदा कंपनियाँ बंद होने जा रही हैं, बंद हो चुकी हैं। अगर इनकी यही पॉलिसी रहेगी, हुकूमत वक्त अगर सीरियस नहीं होगी, देखिए तारजी टैक्स दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, हर शख्स वो टैक्स देता है कि जो अपने बच्चे के लिए एक मेडिसिन लेने जाता है ना सर, वो सेल टैक्स और टैक्स भी अदा करता है। चलें जी, शेख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद, और शेख हबीब साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि अब आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं, आप FBR से, हुकूमत वक्त से, सिंध हुकूमत से चाहते क्या हैं, और आपने उसके लिए क्या कोई डेलीगेशन भेजा, खतो किताबत की, और वहाँ से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? तो हम हुकूमत वक्त से भी पूछते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। और शेख हबीब चूँकि कराची के मारूफ ताजिर हैं, और उनका ये कहना है कि बस ये बहुत हो गया, अब हमारा जो सब्र है अब उसके पैमाने ख़त्म हो रहे हैं। कोई आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, वो बरमला सिंध हुकूमत से लेके वफाकी हुकूमत को आप बताएं, और अगर आपने बता दी हैं तो जवाब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, सिंध हुकूमत से लेकर वफाक तक हमारे लेटर भी जाते हैं, हमने गाय बकाए मीटिंग्स भी की है, बातचीत भी की है, और चैनल के थ्रू, आप मीडिया के थ्रू, मीडिया से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है ना, तो उसके थ्रू बाकायदा सोशल मीडिया के थ्रू तो अपनी जगह पर है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नेशनल चैनल्स के ऊपर बात हो तो वो समझ में हुकूमत तक पहुँचती है। अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि ये हम जिसको कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, मुझे बताएं 70 से 72% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है। अच्छा, वैसे माजी के हुकूमत में कहा जाता था कि जी वो इमरान खान इतने मेच्योर नहीं है, इतनी तजुर्बा नहीं है, अभी तो बड़ों की हुकूमत है ना। हाँ। ये बड़े बहुत बार हुकूमत कर चुके हैं, तो ये बड़ों की हुकूमत में आप नाखुश हैं? ये सर ये बारियां लेने वाले लोग हैं। हाँ। और कई दफ़ा बारियां लेते हुए आए हैं। हाँ। इन्होंने हमारी बारी लगा दी। अच्छा। इन्होंने आवाम को जो है ना निचोड़ दिया गन्ने के अंदर। मोहतरमा का अपने शायद मेरे ख्याल हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो है पंजाब में, अभी उनका मैं शॉट देख रहा था, मरियम नवाज साहिबा, कि वो कहती है जलसे के अंदर बरमला, हाँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के उनका, कि वो कहती है कि
हमने पाकिस्तान को ये दिया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को ये दिया, पाकिस्तान को ये दिया, पाकिस्तान को ये दिया, पाकिस्तान को मोटरवे दिया, पाकिस्तान को हमने ये लाइन दी, पाकिस्तान को हमने ये बना के दिया। अगर हम ये नहीं देते तो पाकिस्तान जो है खंडर होता। तो हुजूर क्या आपने अपनी पॉकेट से बना के दिया? क्या बात है, ऐसे क्या ही। अपने पैसों से बना के दिया? हाँ। और ये आवाम को जो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये ना बनाए। सबसे ज़्यादा करप्शन होता ही उसी में ही है कि जब आप किसी चीज़ को बनाने जाएंगे ना, तो वो 1 अरब रुपए का काम होगा, वो 5 अरब पे भी चला जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कराची देख लेना, अभी ये जो हमारा पूरा कराची उजड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड, 1 अरब कुछ रुपए का था ना सर, वो 3 अरब रुपए पे चला गया और अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। हमारा ताजिर परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, ना सिंध गवर्नमेंट कोई तवज्जो दे रही है, ना यहाँ आप जो स्टेक होल्डर है ना, ये सब 47 वाले हो गए। मुर्तज़ा आप कह रहे हैं कि मुझसे बुग्ज है सबको। सर मेरा बुग्ज काम नहीं क्यों सर, नजर आ रहा है? देखिए बात ये सब 47 वाले हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सब 47 वाले हैं, इसलिए इन्हें किसी अवाम का दर्द नहीं है, चाहे वो अंदरूनी सिंध हो या कराची शहर हो। मुत्तहिदा कौम बोलती है ना कि कराची है हमारा। हाँ जी बिल्कुल, आपका 100%, हम भी कह रहे जी आपका। हाँ। तो सर आप भी 47 पे हैं, आप क्या कर रहे कराची के लिए? कुछ नहीं कर रहे। अभी जो बारिश आई, फारूक सत्तार ने इतनी बर्मला प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो है, उनको कहा है कि तुम जाने वाले हो, अगर कहाँ तुम काम जाने नहीं वाले करोगे। खाली कहने की हद तक है ना सर। वफा के साथ बैठ के आपने 30 अरब रुपए जो आपकी तरफ आ रहे हैं, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं लगा रहे आप? क्यों नहीं सामने आवाम के आ रहे? ये लोग तकलीफ में बैठे, कराची पूरा उधड़ा हुआ है। क्या बात? तो आप जब कराची शहर के ऑन करने वाली 30 सियासी जमात है, मैंने अभी आपसे ये तो कहा था कि कराची को हर सियासी जमात ऑन करती है, दावेदार सब है, लेकिन इसको कोई बनाने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई नहीं है। मुझे बताइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर, ऊंट के मुंह में जीरा ये गाड़ियां कराची शहर में। आप किसी दौर के स्कूटियां दी तो सही। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात है, और बर्बाद करके रख दिया हमें। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि हमें जो है कौन से दौर में हम चले गए कि जो कि हम 77 साल में भी आज पीछे हम वो पाकिस्तान था कि जो कि जर्मनी को क्या बात किसी है। दौर में ये वो पाकिस्तान था जिसने सऊदी अरब को, ये वो पाकिस्तान था कि दुनिया के बहुत से ममालिक को, जापान को, इन लोगों ने, हमने बहुत कुछ उनके साथ सपोर्ट मदद की है। मदद की। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम कहाँ खड़े? ये एग्री करते हैं वाकई मुर्तज़ा साहब, आप इस्तीफा दे दें, अखलाकियात ये कहती हैं। और हमारे यहाँ वैसे ये माजी में ऐसा नहीं है कि कोई कहे ठीक है जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई नहीं जाता। नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैंने ये कहा था कि कुछ उनको भी वक्त, कितना टाइम हुआ अभी उनको मुर्तज़ा वापस साल आए? से 2 साल होने वाले। साल 2 साल होने वाले। तो पहले भी तो लोग काम करते रहे ना, पहले भी इस वजारत में हमारे शहर कराची के लोग बैठे रहे, उनके नुमाइंदे बैठे रहे, उन्होंने क्या गुल खिलाया या उन्होंने क्या करके दिखाया। अब मैं तो यही कहता चला रहा हूँ बार बार कि अब उनको थोड़ा टाइम दे। मुर्तज़ा आपके पास प्लानिंग भी है, उनके साथ लोग भी हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं क्यों टाइम दें आप? उनके फेवर ले नहीं, फेवर नहीं ले रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उनमें थोड़ी सी देखिए मुर्तज़ा बात, सॉरी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत माजरत। पिछले आपने देखा पिछले साल जब बारिशों में हल हुआ था, उन्होंने बड़े दावे और वादे किए थे, बिल्कुल किए, और हम उनसे बहुत मुतमईन हुए थे कि जी इंशाल्लाह कराची शहर को अपनाएंगे और 106 सड़कें और पता नहीं क्या क्या बनाने जा रहे थे। ये दोबारा इन्होंने कहा कि हमने पूरे कराची को हमने सिस्टम कर लिया, पूरे सिंध को हमने सिक्योर कर लिया है इंशाल्लाह ताला। किसी भी किस्म का सर किसी भी किस्म का नहीं सर, पूरी कराची में कहीं कोई काम नहीं हुआ ना सर, माजरत के साथ। फ्लाईओवर बना रहे सर, ये खाली फ्लाईओवर अगर बना के उसको छोड़ देना, उसको मेंटेनेंस भी इसकी देखनी होती है। फिर जो पूरा कराची शहर उधड़ा हुआ है, तो मकसद मेरा ये कहने का, ये तो वफाक के बजट से आप लेके ले रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद तो आपको जो इख्तियारात हैं, तो मेयर साहब को तो चाहिए था ना कि कराची को गुले गुलजार बना देते। 2 साल में अगर आपके पास टाइम मिला, ऐसे ऐसे लोग भी जिनको अगर अल्लाह ताला 1 साल का टाइम दे दे और अगर उनके पास बजट हो तो मैं, अच्छा हमारे जो सीएम है माशाल्लाह, सीएम साहब, उनके पास कितनी वजारतें हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट चाहती कराची शहर को और सिंध को जो है वो बना देती, इतना बना देती कि आपकी सोच है। तो कि आपने कहा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बनाना चाह सकते हैं, बना सकते हैं साल, वो कौन लोग हैं? तो इन्हीं में से होंगे ना। अच्छा। कोई बाहर से थोड़ी लेकर आएंगे, कोई नए लोग इंपोर्ट थोड़ी करेंगे। जमात इस्लामी को मौका दें फिर? नहीं सर, जमात इस्लामी सिर्फ खाली रोटों की सियासत करती है। अच्छा, जमात इस्लामी सिर्फ रोटों की सियासत करती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो है रोटों की सियासत वो करती है। दावा करते हैं हमारे टाउन में आए। सर कोई भी टाउन नहीं, किसी एक टाउन का नाम बता दें मुझे कराची में, वो कोई साबित तो कर दे मुझे कोई एक टाउन, और या फिर ये मकसद है कि या मुत्तहिदा को साबित कर दे
चलो वो तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन बात ये कि आप एक इतनी बड़ी जमात तो थी, कराची का एक नाम था, हमारे गवर्नर साहब बैठे हुए वो माशाल्लाह इतना कुछ कर रहे हैं। तो सर कराची की आवाम को, ये जो बैठे हुए हमारे भाई हैं, इनको चाहिए ना, लेकिन पता क्या है, सिलसिला कैसा चल गया है कि वोटों की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, अब ये 47 है, फिर अगले कलेक्टिव के अंदर 49 आ जाएगा। तो लोगों को मत हमें चले कैटेगोरिकली अभी मैसेज क्या देंगे? देखिए मैं तो ये मैसेज दूंगा कि आवाम बड़ी तकलीफ के अंदर है, ये और ये तमाम सियासी जमातें अपनी चकलसबाजी को छोड़ें और अपनी अय्याशियों से बाहर निकले। खुदा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो है इनको रिलीफ दें। कराची वो शहर है जो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को चला रहा होता है, तो बिलखुसूस वफाक को भी चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम नाराज़गियाँ ख़त्म करे, अपनी रियासत की रेट को जो है मनवाते हुए और इस कराची शहर को काम करके दिखाएं। इसके अंदर प्राइवेट जो बसें हैं वो उन्होंने बंद कर दी, मस्जिदें इन्होंने बंद कर दी, सारी चीज़ें इन्होंने बंद कर दी, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते। किसी दौर में केटीसी के नाम से पूरी कराची में बसें दौड़ा करती थी और उनकी जगहें, उनकी जो जगहें जो स्टेशन बनाए हुए थे वो सर 10-10 एकड़ के ऊपर बनाए हुए थे। आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है। कराची शहर में कम से कम 5000 गाड़ी चले तो हमारा कराची शहर पाक होता है। अब मुझे बताइए, मोटरसाइकिल पे आप बात करते हैं तो सर कितने हादसात हो रहे हैं, और बाइक पे दिन ब दिन पैसे। चाइना बाइक गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है सर, 1.25 लाख रुपए की गाड़ी हो गई है, कहाँ से लेगा? माशी बहरान है, एक गरीब आदमी परचेज ही नहीं कर सकता मोटरसाइकिल। बहुत खूबसूरत बात की शेख हबीब साहब ने कि एक चाइना मोटरसाइकिल जो कोई खरीदता नहीं था, अब वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। 5000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इस शहर कायद को चाहिए तो जाके आम आदमी मसाइल हल हो गए। इसी उम्मीद के साथ मैं शाहद इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।